तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त फिर से एक नई स्टैटिक जीके की क्लास लेकर हाजिर हूँ जो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएं जल्दी आप इसका सही आंसर। सही आंसर इसका लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी उथल पुथल थी जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। विद्रोह मेरठ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। जॉन लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। सिपाही विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। आगे बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के थोड़े जान लेते हैं। भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारतीय दंड संहिता पारित करने वाले वायसराय भी यही थे। उनके कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। विलियम बेंटिंग के बारे में बात करते हैं तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के जनक भी यही माने जाते हैं। आगे बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। बंगाल प्रेसिडेंसी के सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नर। प्लासी की लड़ाई 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेनापति भी कहा जाता था। उन्हें ब्रिटिश भारत के बाबर के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। तो ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल, एकमात्र गवर्नर जनरल जिन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग चलाया गया था। दोहरी सरकार को समाप्त किया गया। आगे बात करते हैं पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए? आप बताएं इसका सही आंसर। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो इसका सही आंसर सितंबर 1932। आगे बात करते हैं, बारे में जान लेते हैं इसके। पुणे में यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश सरकार के 4 अगस्त 1932 के नस्लीय पुरस्कार के जवाब में पूना अब है पुणे महाराष्ट्र में, जो कि में समझौता किया गया था कि जिसमें प्रस्तावित किया गया कि सांप्रदायिक तनाव को शांत करने के लिए भारत की कई विधानसभाओं में सीटों को विभिन्न जातियों के लिए आवंटित किया जाएगा। इस योजना को दलित नेताओं, विशेष रूप से भीमराव रामजी अम्बेडकर का समर्थन प्राप्त था, जो मानते थे कि यह दलितों के उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त करेगा। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने हिंदू मतदाताओं में से एक अलग दलित मतदाताओं के निर्माण पर आपत्ति जताई, यह मानते हुए कि यह स्वतंत्रता के लिए भारत के अभियान को नुकसान पहुंचाएगा। आगे बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलनों के में प्रतिनिधित्व किए गए दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का अनुरोध किया और कांग्रेस पार्टी द्वारा किसी भी वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया गया था, क्योंकि उन्हें भारतीय समाज को कमजोर करने और विभाजित करने का एक तरीका माना जाता था। महात्मा गांधी भी इसी तरह दलित वर्गों को हिंदू समाज में के दायरे में से परे समझे जाने के विरोध में थे। उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल उनका तर्क था। इसका मतलब था कि वे हिंदू दायरे से बाहर थे। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया सांप्रदायिक पुरस्कार अल्पसंख्यक आबादी, विशेष रूप से दलित वर्गों को दिया गया था। पूना में कैद रहते हुए गांधी ने इस पुरस्कार मैकडोनाल्ड अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है का विरोध किया और मौत का उपवास किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद का विषय था। अंबेडकर पर हस्तक्षेप करने और गांधी के उपवास को समाप्त करने के लिए व्यापक दबाव था जब उन्होंने इसे शुरू किया। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट का गठन हुआ था। बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? आगे बात करते हैं।
कृष्ण गोखले। कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। यह समाज राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक संगठनों से दूर रहने का निश्चय करता है। इस समाज के नेता और सदस्य मुख्य रूप से प्रमुख भारतीय थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा को बढ़ावा देने और भेदभाव, गरीबी, महिलाओं के उत्पीड़न और घरेलू शोषण से लड़ने के लिए कई अभियान चलाए गए। आगे बात करते हैं समाज और संगठन और किसके द्वारा जो स्थापित किए गए थे। भारतीय स्काउटिंग के संस्थापकों में से एक कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। बुद्धिवर्धक सभा की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हम सभी जानते हैं राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आगे बात करते हैं मिशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो चलिए इसका सही आंसर है यूसुफ मेहर अली। आगे बात करते हैं कमीशन 1927 में गठित हुआ। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति की, जिसे इसके अध्यक्ष साइमन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड एरमन उस समय भारत के वायसराय थे। समिति को 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा शुरू किया गया द्वैध शासन प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करनी थी और यह रिपोर्ट करना था कि भारत में किस हद तक प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत की जा सकती है। आयोग के सभी सदस्य श्वेत थे, गोरे लोग। राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में अपने मद्रास अधिवेशन में आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन वापस जाओ के नारे के तहत हड़ताल और काले झंडे के प्रदर्शन के साथ आयोग का स्वागत किया गया। भारत छोड़ो और साइमन गो बैक दोनों नारे लगाए गए थे। आगे बात करना है साइमन गो बैक दोनों नारे यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़े गए थे। तो कौन सा नारा किसने दिया? थोड़े महत्वपूर्ण है, लिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया था। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है, यह किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अध्यक्षता में ENC अमृतसर अधिवेशन में शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई? चलिए तो इसका सही आंसर है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे बात करते हैं हत्याकांड। जनरल माइकल ओडायर ने पंजाब प्रांत में कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर की प्रतिनियुक्ति की थी। जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पंजाब में इकट्ठा हुए और लोगों पर गोलियां चलवाई थीं। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन के कैप्टन हॉल में जनरल माइकल ओडायर को गोली मार दी, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में आयोजित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 का अधिवेशन हुआ। कुछ और जानकारी लेते हैं तो लाहौर सत्र के बारे में बात करते हैं। लाहौर सत्र कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर सत्र को पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में के लाहौर सत्र के अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं कलकत्ता सत्र की। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए सत्र पूरा किया गया था। अमृतसर सत्र के बारे में बात करते हैं तो 1919 में शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए अमृतसर में कांग्रेस ने सत्र किया था। अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। दिल्ली सत्र की बात करते हैं तो 1923 में दिल्ली विशेष सत्र अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नेता को कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी समूहों के बीच विभाजित होने के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी गुट का हिस्सा माना जाता था। आगे बात करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, उनका जन्म 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र के कोटलुख गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 3 दशकों तक भारत में सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की दिशा में काम किया और प्रतिक्रिया या क्रांतिकारी तरीके से इस्तेमाल को खारिज कर दिया। 1899-1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। उसके बाद 1902 में उनकी मृत्यु 1915 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम किया। वह 1889 में शामिल हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मॉडरेट ग्रुप से जुड़े थे। 1905 में बनारस अधिवेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1907 में वैचारिक अंतर के बावजूद उन्होंने लाला लाजपत राय की रिहाई के लिए तीव्र अभियान चलाया, जिन्हें उस वर्ष अंग्रेजों ने वर्तमान म्यांमार की मांडले में कैद कर लिया था। आगे बात करते हैं। बात करते हैं लाला लाजपत राय जी की। तो वह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता था। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। वह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए। वह हिंदू महासभा से जुड़े थे। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। वह अपने सहयोगी गोपाल गणेश आगरकर और अन्य के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक थे। उनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। बिपिन चंद्र पाल की बात करते हैं। तो उनका जन्म पोयल गांव में रामचंद्र पाल के यहाँ हुआ था। उनके परिवार एक धनी हिंदू परिवार था। उनके पिता एक फारसी विद्वान थे। आगे बात करते हैं। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष के विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने भारतीयों के बीच स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाना शुरू किया था। आगे बात करते हैं। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? चलिए, इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। इनके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन पूर्व गांधीवादी युग के सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। यह आंदोलन खुद को शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं की स्पष्ट नीतियों की पृष्ठभूमि में पाता है, जिन्होंने भारत में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटिश जैसे शासन का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजी राजशाही में विश्वास किया। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारणों को 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसे भारतीय राष्ट्रवादी ने बंगाल या बंगाली भद्रलोक बोलते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों की एक विभाजनकारी रणनीति के रूप में देखा था, जिसे भारतीय प्रतिरोध के एक दल के रूप में देखा गया था। आगे बात करते हैं घटनाएं और उनका घटना वर्ष। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ और स्वदेशी आंदोलन 1905 को। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट किया गया था। आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? पहला है 1853 का चार्टर अधिनियम, कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए। 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार द्वारा लिया गया कंपनी का कर्ज। 1813 का चार्टर अधिनियम, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। या 1784 में पिट के साथ भारत अधिनियम, कंपनी मामलों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण बोर्ड स्थापित हुआ। इसमें सही क्या है, कौन सा गलत ढंग से सुमेलित है, आप बताएं। चलिए, तो इसका सही आंसर है 1853 का चार्टर अधिनियम कंपनी के मामलों के लिए विनियमित करने के लिए बिल्कुल भी क्या है,
गलत ढंग से सुमेलित है। आगे बात करते हैं। कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए 1773 का चार्टर अधिनियम बनाया गया था, जबकि चार्टर अधिनियम 1853 में सेवाओं पर कंपनी के संरक्षण को भंग कर दिया गया था। सेवाओं को अब एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए खोल दिया गया था। इसने निदेशक मंडल की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया था। कानून सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया था। ब्रिटिश भारत सरकार के कार्यकारी और विधायी कार्यों का पृथक्करण विदेशी उद्देश्यों के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने के साथ आगे बढ़ा। बात करते हैं 1784 के पिट के भारत अधिनियम के बारे में। वो कहते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर नियंत्रण का एक बड़ा उपाय प्रदान किया। भारत में गवर्नर जनरल के पास 3 कमांडर इन चीफ सहित की एक परिषद थी और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। आगे बात करते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में। तो भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को बरकरार रखा। कंपनी को प्रदेशों पर कब्जा तथा राजस्व को और 20 वर्षों तक बनाए रखना था। भारत के मूल निवासियों के बीच साहित्य, विद्या और विज्ञान के पुनरुद्धार, प्रोत्साहन के लिए हर साल 1 लाख रुपए की राशि अलग रखी जानी थी। आगे बात करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। चीन और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त हो गया। भारत में सरकार के वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक केंद्रीकरण की परिकल्पना की गई थी। सभी राजस्व गवर्नर जनरल के अधिकार के तहत जुटाए जाने थे, जिनका व्यय पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आगे बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? पहला, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ विद्रोह, अफीम की खेती की मजबूरी, इंडिगो खेती की मजबूरी या कम श्रम मजदूरी। चलिए, तो इसका सही आंसर है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ विद्रोह। आगे बात करते हैं नमक आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक में महात्मा गांधी ने एक शक्तिशाली प्रतीक पाया जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। इस प्रकार उन्होंने 31 जनवरी 1930 को 11 मांगों को बताते हुए वायसराय इरविन को एक पत्र भेजा। नमक कर को समाप्त करने की मांग सबसे अधिक सरगर्म थी। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि नमक पर कर और इसके उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी चेहरा प्रकट किया। वायसराय बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अपने विश्वस्त स्वयंसेवकों में से 78 के साथ महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक आंदोलन शुरू किया। साबरमती में गांधी जी ने आश्रम से लेकर दांडी के गुजराती तटीय शहर तक, दांडी है गुजरात के तट पर है स्थित, तो 240 मील की दूरी पर मार्च था। एक दिन में लगभग 10 मील की दूरी स्वयंसेवक 24 दिनों तक चलते थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने समुद्री जल उबालकर नमक का निर्माण किया और औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन किया। इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है अगस्त ऑफर। आगे बात करते हैं अगस्त ऑफर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1934 में एमन रॉय संविधान सभा की मांग को सामने रखने वाले पहले व्यक्ति थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर एक संविधान की मांग की
1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने अंततः इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, लेकिन इस शर्त के साथ संविधान बनाना केवल भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं होगी, यह बताया। 1942 में कैबिनेट के एक सदस्य सर स्टीफोर्ड क्रिप्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण पर ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए। क्रिप्स के प्रस्ताव ने पहली बार इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि संविधान बनाने की जिम्मेदारी केवल भारतीयों की ही होगी। तो चलिए, हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। यह वीडियो आपके आने वाले जो भावी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। थैंक यू।